नाउ चलिए आप एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं और आप उसका मुझे बताइएगा। सोचिए अगर मेरे पास एक बुलेट है, ये बुलेट है, ठीक, बंदूक की ओरिजिनल एक्चुअल बुलेट, ठीक है ना, जो पित्तल की होती है, कॉपर की होती है, वो है, ब्रास की है, जो भी मेटल होता है उसके। मैं इसको किसी को ऐसे फेंक के मारूं तो ज्यादा से ज्यादा उस आदमी के सिर पे अगर मान लो बुलेट लग जाती है या पेट पे लग जाती है, चेस्ट पे लग जाती है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि आदमी के यहाँ पे थोड़ा सा वो फूल जाएगा, इससे ज्यादा उसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर यही बुलेट मैं बंदूक के अंदर लगा करके किसी को चला दूं तो इंजरी बहुत ज्यादा हो सकती है। सिमिलरली सिमिलरली देखिए, पहली बात क्या है कि बुलेट बुलेट है ना, बुलेट थी, मैंने उसको थ्रो किया और मैंने उसको फायर किया गन से, ठीक है ना, तो थ्रो किया या फायर किया। सेकंड सिचुएशन क्या है कि मेरे पास जो बुलेट थी, है ना, बुलेट को हटा दिया मैंने एक लिया स्टोन, हैवी स्टोन, एक हैवी स्टोन लिया और उस हैवी स्टोन को मैंने किसी के सर पे ड्रॉप किया। जैसे मान लीजिए इतना बड़ा पत्थर था, मैंने किसी के सर पे ऐसे करके छोड़ दिया, ठीक, तो उसको इंजरी होगी, अच्छी खासी इंजरी होगी। सोचिए मान लीजिए 5-10 किलो का पत्थर है, मैं आपके सर के ऊपर ला करके इतनी सी हाइट से, इतनी हाइट से मैं उसको छोड़ दूं, तो जब वो आपके सिर पे गिरेगा तो वो आपको लहूलुहान कर सकता है। तो ये चीज न्यूटन ने ऑब्जर्व की कि छोटी सी बुलेट है, जब उसको जोर से फायर किया जाता है, जब फायर करते हैं तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, मजल स्पीड जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो अगर स्पीड ज्यादा होगी तो फोर्स ज्यादा लग रहा है। फिर इधर से बात की स्टोन की, स्टोन का अगर मास ज्यादा है तो भी फोर्स ज्यादा लग रहा है। अगर स्पीड कम है तो फोर्स कम है, और मास कम है तो फोर्स कम है, इंजरी जो है वो कम है। तो उन्होंने सोचा कि यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मतलब कुछ चीज ऐसी है जो कि फोर्स को बैलेंस कर, मतलब फोर्स को क्या कर रही है, मैनिपुलेट कर रही है, चेंज कर रही है। वो चीज है फोर्स, मास और वेलोसिटी। अगर छोटी सी चीज को भी तेज, बहुत ज्यादा वेलोसिटी से थ्रो किया जाए तो ज्यादा इंपैक्ट होता है, उसका फोर्स बहुत ज्यादा लगता है। और अगर बड़ी चीज को धीरे से भी किसी चीज पर फेंका जाए तो फोर्स ज्यादा होता है ना। तो जो फोर्स है वो मास पे भी डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। अच्छा आप समझिए, अभी इंडिया में सबसे बड़ा जो गेम है स्पोर्ट्स के बारे में बात करें तो क्रिकेट है। क्रिकेट की फैन फॉलोइंग एकदम नेक्स्ट लेवल है। तो आपने देखा होगा कि जब भी कोई कैच करता है तो कैच करता है तो ऐसा नहीं कि बॉल आई और यहां कहीं पकड़ ले, नहीं, बॉल को ऐसे करते हैं, पीछे हाथ लेके जाते हैं कैच करने के लिए। आप और हम भी जब क्रिकेट खेलते हैं और अगर बॉल को कैच करेंगे तो हम हाथ को पीछे लेके जाते हैं ऐसे, है ना। हमारे टाइम पे जब हम छोटे थे तो हमें, हमारे टीचर्स को हमें पीटना अलाउ था, मार सकते थे वो हमें, तो कहते थे हाथ आगे करो, स्टिक से मारते थे। तो जैसे टीचर मारता था ना तो हम क्या करते थे, हाथ को ऐसे पीछे कर लेते थे। तो लगती तो थी हाथ पे, इंपैक्ट तो होता था, लेकिन क्योंकि हमने हाथ पीछे किया तो थोड़ा सा कम इंपैक्ट होता था, कम जोर से लगती थी, लगती तो थी बट थोड़ा सा इंपैक्ट कम हो जाता था। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं बॉल को कैच कर रहा हूं और अगर मैंने हाथ को ऐसे रखा, कटोरा बना के रख लिया, हाँ बॉल आ जा और गिर जा, तो बहुत जोर से हाथ पे लगेगी। वहीं अगर मैंने मैंने हाथ को धीरे धीरे पीछे भी ले गया तो मुझे हाथ पे जो इंपैक्ट है वो कम हो जाता है। मतलब क्या है कि जो फोर्स है वो टाइम पे भी डिपेंड करता है। अगर टाइम ज्यादा हो जाएगा तो फोर्स कम होगा। मतलब अगर आपके हाथ पे बॉल आई और आपने कैच कर ली तो लगेगी, लेकिन अगर यही बॉल आई और आप हाथ को पीछे ले गए, आपने बॉल के रुकने के समय को बढ़ा दिया, एक तो लगते ही रुक गया बॉल, दूसरा आप पीछे हाथ ले गए तो रुकने में टाइम लगा ना बॉल को, उसको समय को बढ़ा दिया तो फोर्स कम हो जाता है। तो ये सब चीजें थी जो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रही थी न्यूटन को। तो न्यूटन ने एक नई क्वांटिटी डिफाइन की, उसे कहा मोमेंटम। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं जनरली, ठीक है ना, स्टैंडर्ड बुक्स में पी से आपको मोमेंटम दिखेगा,
mv, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मास, यानी कि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और भी होती है, और यूनिट्स भी बताऊंगा मैं थोड़ी देर के बाद, आपको और यूनिट भी बता दूंगा। तो मोमेंटम डिफाइन किया गया कि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसकी जो डायमेंशन होती है, डायमेंशन क्या होती है, m1 l1 t-1। तो इस तरह से डिफाइन कर दिया गया। अब क्या, अब उन्होंने ऐसा बोला, किसने, न्यूटन ने, कि देखो सेकेंड लॉ बोला क्या, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। उन्होंने बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स अप्लाइड, मतलब कि जो किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है वो मोमेंटम के चेंज होने वाली रेट के बराबर होता है। मोमेंटम का मतलब क्या, mv अपॉन dt, mv अपॉन dt। कहने का मतलब क्या है कि देखो मास ज्यादा है, वेलोसिटी ज्यादा है, टाइम भी ज्यादा है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, अगर मास और वेलोसिटी, टाइम भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर टाइम को देखो, आप समझो कि अगर मैं बॉल को कैच कर रहा हूं तो उसके पास मास है, वेलोसिटी है, वो मेरे हाथ पे आके टकरा रहा है, टकराया, अगर मैंने किसी तरह से हाथ को पीछे ले जाकर के उसके रुकने का टाइम बढ़ा दिया तो इंपैक्ट कम हो जाएगा। ये है सेकंड लॉ। बेसिकली सेकंड लॉ हमें ये बता रहा है कि जो फोर्स है, फोर्स वो मास और वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, इट डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जिस रेट से ये चेंज हो रहे हैं, मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लीकेशन, उस पर डिपेंड करता है फोर्स। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को बहुत जल्दी रोक दोगे तो ज्यादा इंपैक्ट होगा क्योंकि टाइम कम लगा, समझो। और अगर किसी चीज को बहुत धीरे धीरे आप रोकते हो, टाइम लगता है आपको रोकने में, टाइम बढ़ जाएगा तो फोर्स कम हो जाएगा। यह है सेकंड लॉ, ठीक। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड। अब यहां से ही इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होगा F इज इक्वल टू, सबसे पहले m को छोड़ेंगे dv अपॉन dt प्लस v को छोड़ेंगे dm अपॉन dt। इफ m कांस्टेंट, देन m कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो बचेगा m dv अपॉन dt, और dv अपॉन dt को हम कहते हैं एक्सेलरेशन ma। F इज इक्वल्स टू ma। अब देखिए क्या होता है कि हम अगर बोर्ड लेवल पे बात करें तो बोर्ड के लेवल पे हमें सिर्फ F इज इक्वल्स टू ma ही काम आता है। मतलब बोर्ड के लेवल पे ज्यादातर 99% टाइम ऐसा होता है कि हमारा मास कांस्टेंट रहता है। लेकिन अगर हम कॉम्पिटिटिव लेवल की बात करें, कंपटीशन एग्जाम की बात करें, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो मास है वो कांस्टेंट नहीं रहता है। जैसे इन केस ऑफ रॉकेट, अगर रॉकेट वाला क्वेश्चन आता है तो रॉकेट में क्या होता है, बहुत सारा फ्यूल बर्न होता है पर सेकेंड, तो वहां पे मास कांस्टेंट नहीं रहता है। तो वहां पे ये इक्वेशन हमें यूज करना है, ना कि ये इक्वेशन, ठीक है। तो इन केस ऑफ रॉकेट ये लगेगा, अगर मास कांस्टेंट है तो ही F इज इक्वल्स टू ma हमें अप्लाई करना है, अदरवाइज हमें F इज इक्वल्स टू ma अप्लाई नहीं करना होता। इसके अलावा अब क्या याद रखना है, एक क्वांटिटी है जो हमें बहुत, अच्छा मैं आपको एक चीज और बताता हूं। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको इसकी एक यूनिट और बताऊंगा, तो देखिए कैसे लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं F इज इक्वल्स टू चेंज इन mv, है ना। मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m, यहां पर वेलोसिटी है v1, यहां पर मास है m और वेलोसिटी है v2, तो हम F लिख सकते हैं m v2 माइनस v1 अपॉन t। मान लो टाइम t लगा यहां से यहां तक आने में, और मैंने कुछ फोर्स लगा दिया था F, तो आ गया F।
तो हम इसको यहां मल्टीप्लाई कर दे F इंटू टी, F इंटू टी, तो हो जाएगा mv2 माइनस mv1, यानी कि मैं लिख सकता हूं Ft इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। तो जो चेंज इन मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम, इसे हम इंपल्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंपल्स भी कहते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम इज ऑल्सो कॉल्ड इंपल्स। ठीक है, तो यहां से भी हम एक, जैसे मोमेंटम है, इस मोमेंटम की हम यूनिट लिख सकते हैं फोर्स इंटू टाइम, यानी कि हम लिख सकते हैं न्यूटन इंटू सेकेंड, न्यूटन इंटू सेकेंड। तो ये भी एक यूनिट होती है मोमेंटम की, न्यूटन इंटू सेकेंड, और ये यूनिट होती है इंपल्स की भी। तो इंपल्स हो या मोमेंटम हो, यूनिट और डायमेंशन सेम होता है। इंपल्स का और मोमेंटम का यूनिट एंड डायमेंशन सेम होता है, बट जनरली इंपल्स को हम लोग न्यूटन इंटू सेकेंड कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग और अच्छे से समझेंगे जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इससे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार थर्ड लॉ और एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर हम लोग चलेंगे सीधे न्यूमेरिकल्स की तरफ। थर्ड लॉ जो है सारे बच्चों को याद होता है, अच्छे से याद होता है। थर्ड लॉ क्या कहता है, समझिए कि मान लीजिए मैं इस बोर्ड पर अपना पंच मारूं अगर, ठीक है ना, यहाँ दीवार पे, यहाँ दीवार दिख रही है, अगर मैं दीवार पे मुक्का मारूंगा तो मेरे दीवार को भी दर्द होगा और मेरे हाथ को भी दर्द होगा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि मर्द को दर्द नहीं होता है, मर्द को भी दर्द होगा, हाथ पे दर्द होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे मारा। तो होता क्या है बेसिकली कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट भी हम पे फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो हमेशा एक्शन के साथ रिएक्शन एसोसिएटेड होता है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर मैं किसी को थप्पड़ मारूंगा तो जितना फोर्स मैंने दूसरे के गाल पे लगाया हाथों से, उतना ही उसका गाल मेरे हाथों पे भी लगा देगा। तो जितना फोर्स मैंने लगाया उतना फोर्स उसने मुझ पे लगाया, दोनों ने इक्वल फोर्स लगाया, बात खत्म, फिटूस, कोई केस करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? एक्शन के साथ क्या हो गया, रिएक्शन हो गया। बट ऐसा नहीं है, जब हम किसी को मारते हैं तो उसके गाल पे ज्यादा दर्द होता है, हमारे हाथ पे कम दर्द होता है। तो इसलिए केस बन सकता है, तो किसी को मारने से पहले सोच लेना, बल्कि मैं कहूंगा किसी को मारना ही नहीं है। ठीक है ना। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब मान लो कि मैं इस प्लेन पे खड़ा हूं, ठीक है ना, मान लो मैं इसके ऊपर खड़ा हूं, ये, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस पर अपना वेट अप्लाई कर रहा हूं, W बराबर mg। तो मेरा वेट के बराबर का एक नॉर्मल रिएक्शन मुझे मिल रहा है। तो ये है एक्शन, ये है रिएक्शन, या उल्टा भी कह सकते हो, ये है एक्शन, ये है रिएक्शन। तो एक्शन रिएक्शन में किसी भी फोर्स को आप एक्शन बोल सकते हो। जैसे मैंने दीवार पे मारा तो आप मेरे फोर्स को एक्शन बोल सकते हो, या दीवार ने जो मेरे हाथ पे मारा उसको भी एक्शन बोल सकते हो। दोनों में से कोई भी एक एक्शन होता है, कोई भी एक रिएक्शन होता है। एक्शन और रिएक्शन में बिल्कुल भी डिले नहीं होता है। जिस समय एक्शन काम करता है उसी समय रिएक्शन भी काम करता है। लेकिन एक्शन और रिएक्शन दो अलग अलग बॉडीज पे काम करते हैं। जैसे एक्शन ने काम किया मान लो वॉल पे, तो रिएक्शन कहाँ कर रहा है, मेरे हाथ पे, रिएक्शन मेरे हाथ को मार रहा है, अगर मेरे हाथ ने दीवार को मारा था। क्लियर है? तो अगर मान लो इस हाथ से एक्शन है तो इस हाथ से रिएक्शन, और अगर आप कह रहे हो नहीं सर इस हाथ को हम एक्शन मानेंगे और इसको रिएक्शन, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी को भी एक्शन और किसी को रिएक्शन मान सकते हो, किसमें बिल्कुल भी डिले नहीं होता है। जिस समय एक्शन काम करेगा ठीक उसी समय रिएक्शन भी काम कर जाता है। तो बात समझ में आ गई है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कुछ एग्जांपल और देखने को मिलते हैं जब हम बुलेट फायर करते हैं। आप लोग सोचोगे सर बहुत मार कुटाई की बातें कर रहे हैं लेकिन ऐसा है कि जब बुलेट फायर करते हैं तो बैकफायर आता है ऐसे, ठीक है ना। छोटी बंदूक में नहीं होता, बड़ी बंदूक को या कंधे पे लगा करके ऐसे चलाया जाता है, तो दिमाग से रिकॉइल आता है। रिकॉइल क्या करता है, रिएक्शन फोर्स है बेसिकली वो, क्योंकि बुलेट आगे गई, उसने बुलेट ने एक्शन लगाया, तो पीछे क्या आएगा, रिएक्शन आएगा। और एग्जांपल आपने 9th-10th क्लास में पढ़ा होगा कि जब हम बोट से उतरते हैं, तो जब बोट से उतरोगे तो बोट को आप क्या होता है, बोट पीछे धक्का देती है, ठीक है ना, आप बोट को पीछे धक्का देते हो आगे जाने के लिए। दैट इज एक्शन एंड रिएक्शन। यही काम आप जब चलते हो, दौड़ते हो, उठते हो, बैठते हो, तो एक्शन रिएक्शन काम कर रहा है। मान लीजिए मैं बैठ गया, अब मान लो मैं चेयर पे बैठा हूं, तो मैं उठने के लिए क्या करूंगा, मैं चेयर को दबाऊंगा,
मैं चेयर को दबाऊंगा तो मैं ऊपर उठ पाऊंगा ना। तो मैंने लगाया एक्शन और चेयर ने लगाया रिएक्शन और मैं उठ गया। जब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, देखता हूं मैं अगर मेरे पैर पर ये फोकस कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा, चलो कोई बात नहीं। जब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं हाथ से दिखाता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं हाथ, जैसे मान लो ये मेरा पैर है, तो मैं इसको पीछे धक्का देना था पीछे। अब फ्रिक्शन क्या करेगा, मुझे आगे धक्का देगा ऐसे, तो मैं आगे बढ़ पाता हूं। तो आगे बढ़ने के लिए रिएक्शन काम करता है। ठीक, मैंने लगाया एक्शन और काम करेगा रिएक्शन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मैं लिख देता हूं, यही थर्ड लॉ होता है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो एक्शन के लिए रिएक्शन काम करता ही करता है। चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल्स की तरफ। चलो बच्चों, तो अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन है, उस पर फोर्स लग रहा है 10⁻⁻25 न्यूटन। कैलकुलेट करना है टाइम टेकन टू क्रॉस 0.2 मीटर्स। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का मास भी गिवन है, ठीक। तो अगर आप इस पे फोर्स लगाओगे इलेक्ट्रॉन पे, तो ये चलेगा, किससे चलेगा, एक्सेलरेशन F इक्वल्स टू सॉरी A इक्वल्स टू F/m उसका एक्सेलरेशन होगा और वो यहां तक आएगा। कितना चला भाई ये चला 0.2 मीटर, लगभग 20 सेंटीमीटर, ठीक। टाइम बताना है, तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। फोर्स गिवन है 10⁻⁻25 और मास गिवन है 10⁻⁻30। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 10⁻5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। हमें चाहिए है टाइम चाहिए उसको 0.2 मीटर चलने के लिए। तो हम इक्वेशन लगा सकते हैं S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। मान लो कि U है 0, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है ना, इनिशियली कोई स्पीड दी हुई नहीं है। तो कितना हो जाएगा, S है 0.2, है ना, S की जगह 0.2, UT 0 हाफ इंटू ए है 10⁻5 इंटू टी स्क्वायर, क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है। अब इसको इधर ले लेते हैं, ये हो जाएगा 0.4 10⁻⁻5 इक्वल्स टू टी स्क्वायर। तो टी इक्वल्स टू, इसको अगर हम लोग यहाँ पे ले लें तो 10⁻6 हो जाएगा ये। तो हो जाएगा 2 इंटू 10⁻3 सेकेंड। तो 10⁻3 सेकेंड, 2 इंटू 10⁻3 सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बुलेट ऑफ मास 0.06 kg। तो बुलेट का हमें गिवन है मास 0.06 किलोग्राम, ठीक है। तो मास गिवन है, उसकी स्पीड कितनी है 90 मीटर पर सेकेंड। अब हमें स्पीड भी दी है, इनिशियल स्पीड दी है 90 मीटर पर सेकेंड। यहां पर तो दिया नहीं था, तो हमने कंसिडर भी किया नहीं था। एंटर्स अ हैवी वुडन ब्लॉक एंड स्टॉप्स आफ्टर 60 सेंटीमीटर्स। तो डिस्टेंस चलता है 60 सेंटीमीटर। देखिए मैं डायग्राम बना के समझाऊं, तो ये एक वुडन ब्लॉक था, यहाँ पे बुलेट है ये, ठीक है ना। ये बुलेट इसके अंदर एंटर करती है, एंट्री के टाइम पर इसकी जो स्पीड है बुलेट की वो है ये 90 मीटर पर सेकेंड, और अंदर जाके थोड़ी दूर जाकर के ये रुक जाती है। कितना दूर जाती है, ये जाती है 60 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 60 सेंटीमीटर, और 60 सेंटीमीटर जाके रुक गई। कह रहा है कि भाई आप कैलकुलेट करो, क्या कैलकुलेट करो, कि बुलेट पे फोर्स कितना। मतलब देखिए जैसे ही बुलेट जाएगी ना अंदर ब्लॉक के, तो ये ब्लॉक क्या करेगा, उस पर एक रेजिस्टेंस फोर्स लगाएगा और धीरे धीरे बुलेट रुक जाएगी, ठीक है ना। थोड़ा अंदर जाने के बाद 60 सेंटीमीटर के बाद रुक गई। तो अब इसी क्वेश्चन का उल्टा है ये, है ना। यहाँ पे हमें फोर्स दिया था और टाइम पूछा था, है ना। अभी हमें क्या दिया है, डिस्टेंस दिया है और फोर्स पूछा है। अगेन तो हम लोग लिखेंगे v स्क्वायर इजिकल्स टू u स्क्वायर माइनस 2as। फाइनल वेलोसिटी तो है 0, ब्लॉक रुक गया है। u कितना है, u है 90 मीटर पर सेकेंड, तो 90 स्क्वायर माइनस 2a निकालना है, a तो हमें चाहिए है, तो a की जगह a और s की जगह 60।
देखिए ये मीटर पर सेकंड में, ये सेंटीमीटर में, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 60 की जगह लिख देंगे 0.6, ठीक है। तो यहां से हमारे पास ए की वैल्यू आएगी 90 इंटू 90 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 0.6, ठीक। एक्सेलरेशन आ गया। अब इस एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे मास से, तो फोर्स आ जाएगा। तो फोर्स इज इक्वल्स टू m इंटू ए। तो फोर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे एक्सेलरेशन से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ निकालने के लिए। अच्छा पहले एक्सेलरेशन को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको ऊपर मल्टीप्लाई करता हूँ 10 से, तो ये हो जाएगा 6, ठीक। ये 3 से कैंसिल होगा 2 टाइम्स, 3 से कैंसिल होगा ये 45 टाइम्स, 2 2 जार 4, तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कितनी बार होगा, 9 होगा 1 टाइम, फिर 2 8, तो ये हो जाएगा 2 20, है ना, और फिर कैरी ओवर जाएगा 1 10 2, फिर 2 22 पॉइंट, फिर कैरी ओवर होगा 2.5 22.5, ठीक है। ये इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, अब एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास 45 22.5, और ये इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्सेलरेशन आएगा। मास हमें गिवन है यहाँ पे 0.06, तो 0.06 मल्टीप्लाई बाय ये 45 इंटू 225, ये 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 405 न्यूटन। अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा 405 न्यूटन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एक ब्लॉक है 5 kg का, वो एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रेस्ट पोजीशन में है, ठीक। इस तरह से इसका मास है 5 kg। अब इसके ऊपर एक स्ट्रीम चलाई गई वाटर कैनन से, इस तरह से पानी की, ठीक है ना, स्ट्रक बाय जेट ऑफ रिलीजिंग वाटर एट अ रेट 3 kg पर सेकेंड। तो यहां से हम लिख सकते हैं dm अपॉन dt जो है वो है 3 kg पर सेकेंड। इसको मास फ्लो रेट भी कहते हैं q, ठीक। स्पीड दे रखी है 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक। कैलकुलेट एक्सेलरेशन, तो यहां पे हम क्या करेंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे। F इज इक्वल्स टू dmv अपॉन dt। अब देखिए मैंने आपको क्या बोला था जब मैंने सेकेंड लॉ एक्सप्लेन किया था, तो कि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हमेशा मास कांस्टेंट हो या वेलोसिटी कांस्टेंट, दोनों हो सकता है। तो F इज इक्वल्स टू मास को छोड़ेंगे dv अपॉन dt लिख देंगे, और प्लस v को छोड़ेंगे dm अपॉन dt लिख देंगे। अब अगर इस सिनेरियो की बात करें, जो ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है, आप वेलोसिटी वाला कंपोनेंट कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है 4 मीटर पर सेकंड, तो ये जो डिफरेंशिएशन है वो 0 हो जाएगा, तो फ्रिक्शन आ जाएगा v dm अपॉन dt, v dm अपॉन dt। और अगर ऐसा आ गया है तो बस रख देंगे, फोर्स आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा v की जगह 4, और dm अपॉन dt कितना दिया है 3 kg पर सेकेंड, तो 3 पर सेकेंड, तो फोर्स आएगा 12 न्यूटन। अगर फोर्स 12 न्यूटन आ चुका है तो एक्सेलरेशन आ जाएगा फोर्स अपॉन मास, 12 अपॉन मास कितना है 5 kg, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आ जाएगा 2.4 मीटर पर सेकेंड। दिस विल बी द एक्सेल। तो जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में हम मास को ही कांस्टेंट रखें, मास वेरी कर सकता है, कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो सकती है ना यार। जैसे मैंने आपको बताया था रॉकेट वाले केस में भी ऐसा ही होता है, जब रॉकेट होता है ऊपर जाता है तो उसमें से बहुत सारा फ्यूल बर्न होता है, तो उसका मास जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, ठीक है ना, मास कांस्टेंट नहीं रहता है। कांस्टेंट क्या रहता है, वेलोसिटी। मे बी वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है, नहीं भी हो सकती है ना। वहां पे हम लोग ये पूरा भी इक्वेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, और हो सकता है ये पार्ट हो जाए या हो सकता है ये पार्ट हो जाए, डिपेंड करता है। बट हमें ध्यान रखना है ये, ठीक है ना। F इज इक्वल्स टू ma, रट्टा मार के नहीं चलेगा काम, हालांकि काम तो वही आया बाद में, लेकिन हम निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बॉलर बैट्समैन है, तो बैट्समैन के पास बैट है, उसने ऐसे बैट को मारा, बॉल को मारा, तो इसने प्लेयर को ने हिट किया बैट बॉल को वापस से स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉलर विदाउट चेंजिंग इज स्पीड। स्पीड कितनी है 12 मीटर पर सेकेंड। तो आप समझिए कि जैसे ये बैट पर आई, बॉल यहाँ पर थी, बॉल ऐसे आ रही थी, बॉल टकराई और वापस गई, ऐसे आई थी और ऐसे ही गई, ठीक है ना। 12
मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड चेंज नहीं हुई, वेलोसिटी तो ऑफकोर्स चेंज होगी, डायरेक्शन बदल गई है तो वेलोसिटी चेंज होगी ही सही, लेकिन स्पीड चेंज नहीं हुई है ना। जैसे ही बैट से टकराएगी बॉल ये वापस जाएगी और मास इतना। तो कैलकुलेट करना है इम्पल्स। इम्पल्स हमें पता है आई एम v2 माइनस v1 होता है। मास दिया हुआ है 0.15, वेलोसिटी 2, v2 कितना है 0.15, v2 है हमारे पास 12 माइनस का 12। अगर हमने आने वाली वेलोसिटी को नेगेटिव लिया है तो जाने वाली को पॉजिटिव लिया है, ऐसे किया। तो 0.15 और ये हो जाएगा 24। बस इसको मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। कर लेते हैं। 15 4 जार 60, 0 कैरी ओवर 6, 15 2 जार 30, 30 और 6 36 और 2 के बाद पॉइंट लगेगा तो 3.60। ये आ जाएगा न्यूटन इंटू सेकेंड या केजी मीटर पर सेकेंड। ये इम्पल्स आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें एक फोर्स टाइम कर्व दिया है, फोर्स टाइम का ग्राफ दिया है, पहले असेंडिंग है फिर डिसेंडिंग है। ठीक, अब दो चीजें पूछी है कि आप एक तो इम्पल्स कैलकुलेट करो और एवरेज फोर्स कैलकुलेट करो। तो हमें एक चीज पता होनी चाहिए है कि जो इम्पल्स होता है एरिया ऑफ फोर्स टाइम कर्व। जो फोर्स टाइम कर्व है उसका एरिया ही इम्पल्स होता है। अगर फोर्स कांस्टेंट रहेगा तो ग्राफ ऐसा आ जाएगा, ये टाइम हो जाएगा, तो एरिया आ जाएगा फोर्स इनटू टाइम यानी कि इम्पल्स। या हो सकता है कि कर्व ना हो, ऐसे कुछ वेरिएबल हो फोर्स और टाइम, तो ये जो एरिया होगा वो आ जाएगा। इसको इंटीग्रेशन करके निकाल देंगे जैसा भी वो कंडीशन देगा। अब यहां पर क्या करना है, यहां पे भी इंपल्स निकालना है। तो सबसे पहले देखिए इसकी जो हाइट है वो है 18,000। तो हमें एरिया निकालने के लिए एरिया इज इक्वल्स टू इम्पल्स 2 इंटू 1/2 बेस, ना 2 नहीं सॉरी, फॉर्मूला आएगा 1/2 इंटू बेस। बेस कितना है 1 से लेके 2.5 यानी कि 1.5 मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट कितनी दे रखी है, हाइट दी हुई है 18,000। ये तो ये हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा 9,000 बार। 1.5 इंटू 9 इंटू 10⁻³ कह देता हूं, है ना। तो क्या हो जाएगा 9, तो 15 9 जार 1.35 आ जाएगा 10⁻³ न्यूटन इंटू सेकेंड। दूसरा कह रहा है कि भैया फोर्स निकालो, एवरेज फोर्स। तो एफ एवरेज हो जाएगा इम्पल्स अपॉन टाइम। इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम, तो फोर्स हो जाएगा इम्पल्स अपॉन टाइम। इम्पल्स कितना है, इम्पल्स है 1.35 इंटू 10⁻³ और टाइम कितना है, टाइम है 1.5। तो ये आ जाएगा 9 इंटू 10⁻³ भाई, ये बच जाएगा ना, 1.5 कैंसिल हो जाएगा। तो एवरेज फोर्स आ गया न्यूटन में। तो इस तरह से हम सिंपल कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक ऐसा मान लो प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म की कैपेसिटी है 70 kg वेट की। भाई ये 70 किलो वेट बियर कर सकता है, उठा सकता है। अब एक आदमी यहां खड़ा है, ठीक, उसके हाथ में एक रस्सी है, इस तरह से रस्सी है और नीचे वेट लगा हुआ है 25 किलो। आदमी का वेट है 50 किलो। ठीक, अब आदमी को ये वेट ऊपर खींचना है, तो बताइए वो क्या कर सकता है। क्या आदमी वेट को खींच सकता है ऊपर, क्योंकि ऊपर खींचेगा, सोचिए अगर वो वेट को ऐसे खींचेगा तो क्या है, पहले से इसके पास जो रिएक्शन है, हम न्यूटन्स थर्ड लॉ की बात करें तो यहां पर ये जो रिएक्शन लगाएगा, एक्शन लगाएगा, वो होगा 50 kg वेट। ये तो N1 आ गया। N1 मतलब आदमी ने जो लगाया।
प्लस जब वो रस्सी को ऐसे खींचना शुरू करेगा तो रस्सी का 25 किलो ऊपर खींचेगा तो नॉर्मल रिएक्शन नीचे लगेगा, तो N2 भी आ जाएगा 25 किलो वेट। टोटल रिएक्शन कितनी हो जाएगी? 75 केजी वेट, लगभग 750 न्यूटन, अप्रोक्सीमेट 750, 750 न्यूटन। तो भाई ये जो प्लेटफॉर्म है वो तो टूट जाएगा। तो क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिससे ये वेट भी ऊपर चले जाए और आदमी भी, ये प्लेटफॉर्म भी ना टूटे? तो उसका तरीका है। तरीका क्या है समझिए। क्या आदमी क्या करेगा, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेगा और यहां से ऊपर लगा देगा एक पुल्ली। अब आदमी ऐसे पीछे जाकर के यहां से रस्सी को खींचेगा। जब ऐसे खींचेगा तो आदमी क्या कर रहा है, आदमी इसको नीचे खींच रहा है, वेट को नीचे खींच रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर जाएगा, तो N2 की डायरेक्शन आ जाएगी ऊपर, N1 तो नीचे ही रहने वाला है भाई, वेट तो नीचे ही काम करेगा, N2 ऊपर। तो N1 कहां था? N1 था 50 केजी वेट डाउनवर्ड्स, यहां पे ये डाउनवर्ड्स था, ये भी डाउनवर्ड्स था। लेकिन जो N2 आया, क्योंकि देखो आदमी ने रस्सी को नीचे खींचा है, फोर्स नीचे लगाया है, तो रिएक्शन ऊपर जाएगी। इसने रस्सी को जब ऊपर खींचा तो रिएक्शन नीचे गई। एक्शन के ऑपोजिट रिएक्शन होती है ना, तो जब ये नीचे खींचेगा तो रिएक्शन ऊपर लगेगी, है ना। 25 केजी वेट अपवर्ड्स, तो जो नेट आएगा 25 केजी वेट। मतलब इस कंडीशन में वेट 50 किलो से भी ज्यादा कम हो गया है। आप ऐसे समझिए कि अगर आप किसी वेइंग स्केल पे खड़े हो मान लो, और आप ऊपर से रस्सी को खींचोगे तो वेइंग स्केल पे आपका वेट कम दिखाएगा, क्यों? क्योंकि आपका बैलेंस हो चुका है वेट दूसरी तरफ। वही चीज यहां पर हो रही है। तो अगर आपकी कैपेसिटी 70 केजी वेट की है और आपका खुद का 50 किलो है और वेट 25 किलो है, तो ऐसे ऊपर से लाके खींचो। यही तो न्यूटन्स थर्ड लॉ है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसकी रिएक्शन ऊपर लगी, जबकि ऐसे खींचने पर रिएक्शन नीचे लगी। जब ऐसे खींचेगा तो रिएक्शन नीचे लगेगी। और यहां पर देखिए इस तरीके से वेट को ऊपर खींचा जा सकता है और ऐसे नहीं खींचा जा सकता। ठीक, चलिए।